Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss zero order reaction. क्या चीज? Zero order reactions. तो इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा टॉपिक का बस नेम को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। उसके बाद फिर उस यूनिट को अलग अलग ऑर्डर में हम लोग क्या किए, अप्लाई किए। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में, कि उसका क्या होगा यूनिट। देन उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए थे रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शंस का कैसे लिखते हैं। एंड लास्ट में हम लोग देखे थे कि रेट ऑफ फॉर्मेशंस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस होता क्या है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो वो सब बातें उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ करके ही आए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि पीछे का चीज अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आगे चल के दिक्कत होगा, फिर बोलिएगा कि समझ में चीजें नहीं आ रही है। तो कैसे समझ में आएगी जब पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिक्कत करेगा। तो चलिए वो सब बातें हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पीछे का 6 लेक्चर को देख करके ही आए हैं। अब हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, टॉपिक लगा लेना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, पेन को अलग रखना है और 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना है। आपको हम लास्ट में टाइम देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग जैसे जितना रंग बिरंगा कलर से आपको क्या करना है, हेडिंग लगाना है, लगा लीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद फिर वीडियो को चालू कीजिए और चालू करके ध्यान से बस आपको 10-15 मिनट देखना है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए, अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फिर से हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। ऐसा रिएक्शंस जिसमें कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करें, चेंज इन द सेंस कि डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, कितना गुना ज्यादा भी इंक्रीज कर दे, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? अपने भाषा में इसको लिख लो, और नहीं तो फिर लिखना है तो लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन does not change with change in concentration। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन लिखिए। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसका कंसंट्रेशंस को चेंज करेंगे, ठीक है। मींस कंसंट्रेशंस को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल होता है रिवर्स हैबर प्रोसेस। क्या चीज? रिवर्स हैबर्स प्रोसेस। आप लोग पहले हैबर्स प्रोसेस 11th-12th में पढ़े हो। ये जो हैबर्स प्रोसेस है इसको आप लोग 11th-12th में पढ़े हो, बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है 11th-12th का। तो इसको आप लोग पहले से पढ़ के आए हो। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें आपका फॉर्मेशंस ऑफ एमोनिया होता है। क्या बनता है? एमोनिया बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस का, उसके बाद फिर उसका उल्टा कर देंगे, वही तो होगा रिवर्स हैबर प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है, इसमें N2 जो है वो रिएक्शंस करता है 3H2 के साथ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और जाके बनाता है 2NH3 दैट इज की एमोनिया। ये जो है आपका, ये है हैबर्स प्रोसेस। इसको आप लोग पहले पढ़े हो क्योंकि बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक था ये, ठीक है। ये क्या है? हैबर्स प्रोसेस। इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा? रिवर्स हैबर प्रोसेस। तो इसका उल्टा कैसे करेंगे? 2NH3 से हम लोग क्या बनाएंगे? N2 + 3H2। यहां पर भी इक्विलिब्रियम होता है, N2 + 3H2। ये जो है आपका वो है रिवर्स हैबर्स प्रोसेस। रिवर्स हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। और यही जो है आपका वो एग्जाम्पल है किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर
रिएक्शंस का। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को समझते हैं। कैसे समझेंगे? इस एग्जांपल में क्या कहना है, सो देखिए कि अगर हम लोग NH3 का कंसंट्रेशंस को कितना भी चेंज कर दें, मींस NH3 का कंसंट्रेशंस एमोनिया का कंसंट्रेशंस को चेंज करेंगे तो इस रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमोनिया का कंसंट्रेशंस को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का ये बेस्ट एग्जांपल है। अब जो है इसी को हम लोग एक और तरह से समझते हैं। जैसे देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं, यहां पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं और एक तरफ बात करते हैं रेट का। किसका कंसंट्रेशन? मान लो कि हम लोग अभी एमोनिया पढ़े हैं तो एमोनिया की ही बात कर रहे हैं, NH3 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग NH3 का 5 मोलर कंसंट्रेशन ले लिए, कितना लिए? 5 मोलर कंसंट्रेशन लिए, तो हमारा जो रेट है वो कितना है? सपोज कर लो कि 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये जो यूनिट है आपका, ये किसका यूनिट है? रेट का, या बोल सकते हो रेट कांस्टेंट का। तो अगर हम लोग एमोनिया का 5 मोलर कंसंट्रेशन लिए तो आपका रेट आया ही। अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, जैसे कि हम 10 मोलर कर दें, तब क्या रेट होगा? तब पर भी रेट हमारा ये 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगा। इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग NH3 का कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये था। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कंसंट्रेशंस पे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड नहीं करता है। यही तो कारण है कि कंसंट्रेशंस को कितना भी इंक्रीज कर दो, रेट ऑफ रिएक्शंस वही रहेगा। लेकिन यहां पे जो मोल पर लीटर है, क्या चीज? मोल पर लीटर है, ये किसका यूनिट है? कंसंट्रेशंस का यूनिट है। आपको मालूम है कि कंसंट्रेशंस का ही यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो जब आपका कंसंट्रेशंस पे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता ही नहीं है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस में मोल पर लीटर कहां से आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। अगर आप लोग CSIR नेट JRF निकालते हो तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बनेगा। इसका रीजन क्या है आप लोग अपने लैंग्वेज में समझ करके लिख लेना। ठीक है, अभी आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक बीकर लिए, ठीक है, एक हमारे पास बीकर है, तो बीकर में अगर हम लोग कुछ अमाउंट रिएक्टेंट को रखेंगे तभी ना वो रिएक्शंस करेगा। अब स्टार्टिंग में तो कुछ अमाउंट देना होगा, या आप 2 मोलर दो, 5 मोलर दो, 10 मोलर दो, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में देना होगा। मींस बीकर में कुछ ना कुछ आपको एमोनिया स्टार्टिंग में रखना होगा, तब जाके आपका रिएक्शंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीकर खाली रख दे, जादुई फॉर्म में वो रिएक्शंस हो जाएगा अपने अपने, नहीं रिएक्शंस होगा। उसमें आपको एमोनिया रखना ही होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट। अब वो अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कितना रखते हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इनिशियली अमाउंट बीकर में रखना पड़ेगा। और जो अमाउंट रखे हो उसका कंसंट्रेशन है ये, और इसका यूनिट लिखा हुआ है मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आया बात? कहां से हम बोले, ऐसे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शंस में, लेकिन इनिशियली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रखना है, और जो कुछ ना कुछ अमाउंट है उसका यूनिट है ये मोल पर लीटर। मींस जो स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट रखे हैं उसका क्या है? कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एक रिएक्शंस देखते हैं, तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मिटाएंगे 1 2 3, मिटा दे। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग जो है एक रिएक्शंस को देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट है A जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है P। रिएक्टेंट है A जिससे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है P। अगर टाइम 0 है, क्या है? टाइम 0 है। तो टाइम 0 का क्या मतलब कि वैसा टाइम जहां की कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो अगर आपका रिएक्टेंट A है तो रिएक्टेंट A रहेगा और इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शंस ही नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कुछ टाइम के बाद, मान लो कि अगर हम लोग 5 सेकंड की बात करें, तो कुछ टाइम कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहा है। मींस कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है?
a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा x, मीन्स जितना आपका रिएक्शंस करेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये x जो है आपका वो प्रोडक्ट बनेगा टाइम के साथ। अगर कुछ टाइम हो, टाइम 2 सेकंड हो, टाइम 5 सेकंड हो, आप जितना टाइम हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यहां से आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप टाइम 5 सेकंड पे ये जो दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो ये a के इक्वल आएगा। कैसे? a माइनस एक्स प्लस एक्स, मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? a ही आएगा हमेशा आपका, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस में चेक करने के लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे a क्या है, a माइनस एक्स क्या है, फिर आपका x क्या है। a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a माइनस एक्स क्या है? लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट आपका बचा हुआ है। और x क्या है? एक अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड रिएक्टेंट, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो गया, या इसी को आप और ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हो? अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड प्रोडक्ट, फॉर्म्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबको आप लोग समझ में आ, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हम लिखे। अब यहां से देखिए, अगर हमको इसका रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट जो होगा वो होगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट, दैट इज की के, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे के जीरो। के जीरो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आप लोग कहीं साइड में करके लिख लो, आपको नहीं तो फिर बाद में याद नहीं रहेगा। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या चीज? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और क्या होता है? कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेट को हम लोग लिख सकते हैं के जीरो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो। अगर हम लोग इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव साइन लगाते हैं। मींस ये इक्वल है किसका? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी का, और ये इक्वल है किसका? अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखे तो डी ऑफ पी बाई डी टी, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हम लोग रेट को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि किसी भी चीज का पावर अगर जीरो है तो क्या होगा? 1 होगा। तो किसी भी चीज का पावर जीरो होगा तो 1 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के जीरो, यहां केवल होगा क्योंकि के जीरो इंटू 1 के जीरो ही होगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि यहां से इसका ये हुआ रेट। अब देखिए यहाँ पे रेट जो है आपका वो ए और पी के टर्म में लिखा हुआ है, मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिखा हुआ है ए और पी के टर्म में। अब हमको जो है इसको क्या करना है? ए और एक्स के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स, ठीक है। ए और पी के जगह पे ए और एक्स के टर्म में लिखना है। तो अगर आपको किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है रिएक्शंस में, मैंने किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या उपाय है कि जिस टाइम पे आपका रिएक्शंस हुआ है उस वाले वैल्यू को हम लोग लेते हैं, मींस ये वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लेंगे। अगर आपको किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो जिस टाइम पे रिएक्शंस हुआ है वो वाले वैल्यू को हम लोग लेंगे। मींस अगर ए की बात होगी तो ये वाला वैल्यू को लेंगे, अगर प्रोडक्ट की बात होगी तो ये वाला वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं।
R इज इक्वल्स टू K0 माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल्स टू d ऑफ P बाई dt। तो एक एक करके हम लोग दोनों का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बात करते हैं, ये वाले पोर्शन का, मींस रिएक्टेंट वाले पोर्शन का। R इज इक्वल्स टू K0 माइनस ऑफ dA बाई dt, मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, A क्या है, A माइनस एक्स, क्योंकि हम बोले हैं कि जिस टाइम पे रिएक्शन हुआ है वो वाले A का वैल्यू लेंगे, तो A माइनस एक्स है, तो माइनस ऑफ डी A माइनस एक्स बाई dt, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू K0, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ dA बाई dt और फिर dx बाई dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये dA बाई dt जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसे समझिए। A जो है अगर हम लोग 5 मोलर ले लिए तो A जो है 5 मोलर हमेशा 5 मोलर ही रहेगा, यहां पर भी ये A जो है वो 5 मोलर ही रहेगा, मींस टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, A माइनस एक्स में, तो A में कोई चेंज नहीं होता है, इसी के चलते यहाँ पे dA बाई dt जो है आपका वो जीरो रहेगा। ये सब आप लोग कहीं भी साइड पे करके लिख लेना, क्योंकि आगे चल के काम आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K0 इज इक्वल्स टू dx बाई dt, यहां से इसका रेट हो गया। अब अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट वाले टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मींस इसको इसमें लिखना है तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू K0 इज इक्वल्स टू d ऑफ P बाई dt। तो R इज इक्वल्स टू K0, dP क्या है, P क्या है, x है, मींस जिस टाइम पे रिएक्शन हो रहा है उस टाइम पे P का वैल्यू क्या है, x है, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, d ऑफ x बाई dt। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि दोनों केस में रेट जो है आपका वो बराबर आया, यहां पर भी रेट बराबर आया, यहां पर भी रेट बराबर आया, रेट कहीं चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट के टर्म में निकालो या तो प्रोडक्ट के टर्म में निकालो, ये भी यहां से प्रूफ हो गया। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन। कर लिए, चलिए मिटाते हैं, 1 2 3 मिटा दे। अब हम लोग जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, डेरिवेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका डेरिवेशंस देखते हैं। देखिए आपके पास रिएक्टेंट है A और इससे प्रोडक्ट बना रहा है P। टाइम जब जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जीरो पे क्या होगा, अगर मान लो कि रिएक्टेंट A है तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं हुआ है। वही अगर हम लोग बात करें टाइम T पे, तो टाइम T पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहा होगा, दैट इज कि A माइनस एक्स, तो जितना रिएक्शंस हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, मींस X अगर रिएक्शंस हो रहा है तो प्रोडक्ट भी X ही बनेगा। ये बात आप लोग समझ रहे हो। अब जो है हम लोग बात करते हैं, जस्ट अभी हम लोग पीछे देखें कि रेट क्या होता है, रेट जो है वो होता है K0 इज इक्वल्स टू dx बाई dt। रिएक्टेंट के टर्म में भी लिखे तब भी यही होगा और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिखे तब भी यही होगा। यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको dx बाई dt इज इक्वल्स टू K0। K0 क्या है, रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस dx को इधर ही छोड़ देंगे और इस K0 dt को इधर ले आएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग टाइम कहां से कहां ले रहे हैं, टाइम जीरो से लेकर के टाइम t तक ले रहे हैं, तो इसका लिमिट हो जाएगा t जीरो से लेकर के t इक्वल्स टू t तक। जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, जीरो। जब टाइम t है तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, x। तो इसका लिमिट भी आपको देने आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 1 इंटू dx ऐसे समझिए और इसको K0 को यहां पे बाहर निकाल दीजिए, तो dt है, टाइम जीरो से लेकर के t तक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x,
और लिमिट जो है आपका 0 से लेकर के x। यहाँ से k0 बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और फिर यहाँ आपका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के t तक। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 0, लिमिट को अगर पुट कर देंगे तो, और यहाँ से k0 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, t माइनस 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू k0t, ये आपका यहां से आ जाएगा। ये क्या है, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। और ये जो इक्वेशंस है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसको आप लोग याद कर लो। इतना डेरिवेशंस आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो कि x इज इक्वल टू k0t। यहाँ पे k0 क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। अब हम लोग इसी की हेल्प से हाफ लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, 75%, ठीक है, कंप्लीशन टाइम, सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा हाफ लाइफ टाइम, जिसको कि हम लोग टी हाफ से दिखाते हैं। इससे दिखाते हैं टी हाफ से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, टाइम एट विच द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ वैल्यू। वो टाइम जहां की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाए। फिर से सुनिए, वो टाइम जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्टली क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसको कि हम लोग टी हाफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टी हाफ से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन मिला है जो कि हम लोग डेरिवेशन से लाते हैं, x इज इक्वल टू k0t। यहाँ पे k0 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम एक रिएक्शन लिए इस हाफ लाइफ टाइम को समझने के लिए। रिएक्टेंट है A, जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है P। टाइम 0 मींस कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका रिएक्टेंट अगर A है तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जितना रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट रखा का रखा ही रह जाएगा। अगर टाइम t है मींस कुछ समय के बाद रिएक्शंस हो रहा है। कितना रिएक्शंस हो रहा है, जितना रिएक्शंस हो रहा है उतना ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब हमको यहाँ से मालूम है कि टाइम 0 पे ये हुआ, टाइम t पे ये हुआ। अब टाइम अगर आपका t हाफ पे निकालना हो, मींस अगर आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना हो, तो इसका क्या मतलब कि वैसा टाइम जहां की आपका इनिशियल कंसंट्रेशंस एग्जैक्टली हाफ हो जाए। अगर आपका ऐसे 10 मोलर है, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर है, तो वो टाइम जहां इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोलर हो जाए तो इसको बोलेंगे टी हाफ। ठीक है, इस टाइम को बोलेंगे टी हाफ, ऐसे समझिए। तो अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और अगर हमको निकालना है इसका टी हाफ, तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस 50% ऑफ ए। ठीक है, अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ होने का मतलब कि उसका 50%, तो ए माइनस 50% ऑफ ए। तो 50% ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे, 50/100 इंटू ए। ठीक है, और जितना हमारा हो रहा है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। 50% ऑफ ए ही जो है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्शंस हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी को हम लोग यहां से लिखे हैं कि ये 1/2 में, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा, तो a/2 यहां से आ जाएगा। अगर a/2 ये हुआ, a माइनस a/2, तो ये जो a/2 है ये किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट कितना होगा, a/2 ही आएगा। और ये दोनों टर्म को अगर हम लोग ऐड कर दें, दैट इज कि a माइनस a/2 प्लस a/2, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ से a ही आएगा, मींस जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है वही आएगा। आप इसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही बताए थे। तो यहां से आपका a माइनस a/2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2। ये जो वैल्यू है वही हो जाएगा। यहां से भी देखिए x का वैल्यू क्या है, a/2। तो x का वैल्यू a/2 है और इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब इसको जो है, इस वैल्यू को हम लोग ये वाला डेरिवेशंस में वैल्यू को पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू k0t है। k0 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो x के जगह पे हम लोग पुट कर दिए a/2 k0t। अब t हाफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये a/2 k0 यहाँ नीचे आ गया, तो a/2 k0 ये जो है आपका, हम लोग t हाफ को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा t हाफ यहाँ से निकल गया।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग देखते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम वगैरह क्या होता है, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए। मिटाएंगे, नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3। अब हम लोग जो है क्वार्टर लाइफ टाइम देखते हैं। ठीक है, क्वार्टर लाइफ टाइम। अब हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखे, टी हाफ देख लिए, जिसको कि हाफ लाइफ टाइम बोलते थे। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वार्टर लाइफ टाइम। इसका डेफिनेशन क्या है उसको सबसे पहले देखिए। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू क्वार्टर, दैट इज 25% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि वो टाइम जिसमें आपका इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली 25% हो जाए, उसको बोलेंगे क्वार्टर लाइफ टाइम। ठीक है, तो उतना रिएक्शंस हम लोग अभी नहीं देखेंगे, रिएक्शंस पहले देख लिए हैं। आप उस रिएक्शंस को रख सकते हो अपना सामने और इसको मिला करके देख लो। हमको फाइनली क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। वो रिएक्शन से हम लोग x ही ना निकालते थे, तो x क्या हो जाएगा 25%। अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से हो जाए तो इसका क्या मतलब कि 25% ऑफ ए अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और वो टाइम जहां की आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का 25% क्या हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए, उसको बोलते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। तो कैसे निकालेंगे, अगर इनिशियल ए है तो 25% ऑफ ए, तो 25/100 इंटू ए, एक्स यहाँ से a/4 आ जाएगा किसके लिए, क्वार्टर लाइफ टाइम के लिए। तो ये जो हमारे पास डेरिवेशन से जो मिला था आपका इक्वेशन x = k0t, उसी में हम लोग इसको पुट कर देंगे x को। तो x a/4 हो गया, k0 25% के लिए, तो t 25% के लिए क्या आ जाएगा, a/4 k0। ये जो है आपका t 25% के लिए आ जाएगा। इसको जो है हम लोग वो t हाफ के टर्म में भी लिख सकते हैं, मींस हाफ लाइफ टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे, इसी को हम लोग देखिए लिख सकते हैं इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं क्या। और ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू था, टी हाफ का वैल्यू था। आपको मालूम है कि टी हाफ क्या हो रहा था, ये जो है आपका टी हाफ का वैल्यू था a/2 k0, यही था टी हाफ। तो ये टी हाफ है, तो 1/2 × टी हाफ। अगर आपको टी हाफ के टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर रिएक्शंस आपका नेक्स्ट टर्म है कि 75% कंप्लीट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन का, मींस वो टाइम जहां की रिएक्शंस जो है इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट का इनिशियली 75% हो गया, उसको बोलेंगे 75% रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। तो यहां से x निकालेंगे तो किसका क्या होगा, 75% ऑफ ए, तो 75/100 इंटू ए, x जो है यहाँ से 3/4 इंटू ए हो जाएगा। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग ये इक्वेशन में, तो x का वैल्यू अगर ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो t75 हमारे पास ये आएगा। इसको भी अगर हमको लिखना है किसके टर्म में, टी हाफ के टर्म में, तो 3 ऊपर छोड़ देंगे इंटू ए है, और इसको 2 × 2 कर सकते हैं 4 को, तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं टी हाफ, बाकी 3 × 2 अलग कर देंगे, तो टी हाफ के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीशन टाइम, जब आपका रिएक्शंस 100% हो गया, ठीक है वो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां तक वीडियो को फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे, दैट इज की कंप्लीशन टाइम्स और इंटरसेप्ट फॉर्म। मिटा दे, वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट स्लाइड, दैट इज की कंप्लीशन टाइम। क्या चीज, कंप्लीशन टाइम। ये क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वो टाइम जहां की रिएक्शंस आपका 100% कंप्लीट हो गया, मींस पूरा रिएक्शंस हो गया, उस टाइम को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। तो अगर हमको यहां से x निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x अगर पता करना हो तो क्या हो जाएगा, 100% ऑफ a हो जाएगा। 100% ऑफ a कहने का मतलब कि x जो है वो हो जाएगा आपका 100/100 ऑफ a। तो x का वैल्यू हमारा यहां से आ जाएगा a, इसके लिए फॉर कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वो इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे, x = k0t, जो हम लोग को डेरिवेशन में मिला था। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, a = k0t, और t कितना है 100%। तो t 100% जो है हमारा वो यहां से आ जाएगा a/k0। अगर आपको बोल दिया जाए
कि इसको आप लिखिए इन टर्म ऑफ टी हाफ। तो कैसे लिखिएगा? टी हाफ के टर्म में अगर इसी टी 100% को लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे लिखिएगा? कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में तो 2 इंटू ए, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी कर देंगे तो k0, ठीक है। और ये जो है आपका, ये किसका वैल्यू है? ये है आपका टी हाफ का। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी हाफ। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, टी 100%, ठीक है। इसको पूरा ऐसे मिला लेना। तो टी हाफ के टर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज? अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज की इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक है, जल्दी से खत्म करो और फिर अपना छुट्टी पा लो। क्या चीज? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका बस आपको एक इक्वेशंस याद कर लेना है, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के टर्म में भी, ठीक है। रिएक्टेंट के टर्म में अगर सबसे पहले हम बात करें तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ये होता है Ct इज इक्वल्स टू C0 माइनस K0T। ये क्या है? concentration of reactant at time t। ये क्या है? C0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फटाफट लिख लीजिए, इसमें कुछ समझना नहीं है। ये K0 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये T क्या है? T जो है आपका वो है टाइम एट विच कंसंट्रेशंस मेजर्ड, टाइम एट विच कंसंट्रेशंस मेजर्ड, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्टेंट के टर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशन। अब अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन? Ct इज इक्वल्स टू C0 प्लस K0T। इसको भी फटाफट लिख लीजिए। ये Ct क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, एट टाइम t। ये क्या है? C0 इनिशियल कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का। ये K0 क्या है? क्या है? रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इसका, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये क्या है? टाइम है एट विच कंसंट्रेशंस मेजर्ड। आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम एट विच कंसंट्रेशंस मेजर्ड, टाइम एट विच कंसंट्रेशंस मेजर्ड। तो ये सब बातें, सारा बातें आपको समझ में आया होगा इस क्लास का। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले क्लास में हम लोग इसका प्लॉटिंग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।